हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज हम लोग जहाँ तक पढ़ा चुके हैं उसके आगे जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक टॉपिक बचा था एल्वियोलर वॉल्यूम क्या होता है, और एक बचा था डेड स्पेस एयर क्या होता है। आपको मालूम है कि जो टाइडल वॉल्यूम होता था वो टाइडल वॉल्यूम होता था 500 ml। अब इसमें से 150 ml ये रेस्पिरेटरी पैसेज में रह जाता है और बचा 350 ml ये एल्विलाई में पहुंचता है, तो इसको कहते हैं एल्विलर वॉल्यूम। जो रास्ते में ये रह जाती है वो डेड स्पेस एयर। अब हम लोग नॉर्मली 1 मिनट में 12 बार ब्रीथ करते हैं। तो अगर कहा जाए वेंटिलेशन एल्वियोलर वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 12 × 350 ml। 12 क्या है? ये ब्रीदिंग रेट है पर मिनट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। ये जाकर के हो जाएगा 4200 ml। दिस इज द एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है, डेड स्पेस एयर कितना होता है और एयर वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एल्वियोलर वॉल्यूम क्या होता है और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो दिस इज टाइडल वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम, डेड स्पेस एयर, एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये भी ध्यान रखें। अब इसके बाद जो आगे बात आती है सामने वो है ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है और बोहर इफेक्ट क्या होता है। देखें, पहले आपको हम बता देते हैं, हम पहले आपको बताते हैं बोहर इफेक्ट क्या होता है। देखिए, बोहर इफेक्ट क्या होता है जरा समझिएगा। जैसे ये कोई सेल है, दिस इज अ सेल, और ये ब्लड वेसल है। इसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है, इससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू बेटा सेल के अंदर आ जाती है। ये ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करती है तो CO2 बनता है, H2O बनता है और बनती है एनर्जी। CO2 यहाँ बन रही है तो इसका मतलब सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है। और ये आप पढ़ भी चुके हैं अच्छी तरीके से कि सेल के अंदर जो CO2 होती है वहाँ पर PO2 होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है सेल के अंदर 40 mmHg, और यहाँ पर PCO2 जो होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mmHg। इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2 होता है वो वही होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। यानी कि ऑक्सीजन कम है इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रही है, CO2 ज़्यादा है इसलिए CO2 यहाँ से यहाँ आ रही है। ध्यान रखिए, जो CO2 है ये CO2 सेल से, टिश्यू सेल से ब्लड में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, टिश्यू में ज़्यादा था, सेल में ज़्यादा था, तो बाहर निकला वो। ये आपको मालूम है O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू होता है, और जब ये टिश्यू सरफेस पर होता है तो उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, और देखिए इस बात को समझिएगा, इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये CO2 यहाँ पर आ गया, तो इस CO2 के कारण यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है। तो CO2 के कारण ये टूट रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर CO2 अगर ज़्यादा होगा तो pH वैल्यू यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर CO2 अगर ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एसिड ज़्यादा होगा, एसिड यहाँ पे ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर pH वैल्यू बेटा कम हो जाएगा।
पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं H+ आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बेटा ज़्यादा होगा, P50 वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें इन सारे फैक्टर की वजह से, हम कह सकते हैं यहाँ पर CO2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ये भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। इन सारे फैक्टर की वजह से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो बोअर इफेक्ट क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज इफेक्ट ऑफ CO2 इन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, टू रिलीज ऑक्सीजन। दिस इज बोअर इफेक्ट। ये CO2 का इफेक्ट है जिससे कि डिसोसिएशन हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। ऐसा CO2 की अधिकता के कारण होता है, एसिड की अधिकता के कारण होता है, H आयन कंसंट्रेशन की अधिकता के कारण होता है, P50 वैल्यू की अधिकता के कारण होता है, टेम्परेचर की अधिकता के कारण होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, पीएच की डेफिशिएंसी के कारण होता है। बोलो बेटा कोई दिक्कत आई हो तो बता सकते। आगे देखें, इसके बाद नंबर आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। जरा ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात है, तो सपोज कीजिएगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है और वो कर्व कुछ ऐसा आता है, ये कर्व कुछ ऐसा आता है, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये एस शेप आता है, एस या एस शेप आता है, इसको हम सिग्मॉइड भी कहते हैं, और एस शेप। ये कर्व बेटा, ये कर्व जो है इस तरीके से, ये कर्व ऐसे हम कह सकते हैं कि ये कर्व थोड़ा शिफ्ट कर सकता है राइट साइड में, और ये कर्व शिफ्ट कर सकता है लेफ्ट साइड में, ये शिफ्ट कर सकता है लेफ्ट साइड में भी। लेकिन कब कर सकता है? मैंने कहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो आप देखिएगा वो सिग्मॉइड होता है, एस शेप्ड होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg होता है, 40 mmHg होता है, और जो ब्लड का पीएच होता है वो ब्लड का पीएच होता है 7.4 इतना, तब ये सिग्मॉइड करवाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, ये 37 की जगह कर दिया 42 डिग्री कर दिया जाए, 43 डिग्री कर दिया जाए, PCO2 जो है ये CO2 को भी बढ़ा दिया जाए, मतलब ये कर दिया जाए 80 mmHg, और जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा मान लो, तो कर्व राइट साइड में आ जाएगा। एक चीज और, P50 वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा और DPG को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कर्व राइट साइड में आता है। यानी कि इनमें से कुछ भी करिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व राइट साइड में आ जाता है, CO2 बढ़ाने पर कर्व राइट साइड में आ जाता है, पीएच कम करने पर कर्व राइट साइड में आ जाता है, P50 वैल्यू बढ़ाने पर कर्व राइट साइड में आ जाता है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट के लेवल को बढ़ाने पर भी कर्व राइट साइड में आ जाता है। तो लेफ्ट साइड में कब आएगा? लेफ्ट साइड में तब आता है जब टेम्परेचर बॉडी का कुछ कम हो जाता है। टेम्परेचर बॉडी का जब कम हो जाएगा तो ये टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कर्व लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं PCO2 अगर मान लेते हैं 20 mmHg हो जाए तो कर्व लेफ्ट साइड में आ जाएगा। हम कह सकते हैं पीएच वैल्यू, अगर CO2 कम हो जाएगा पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, 7.6 हो जाएगा तो भी कर्व जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा। P50 वैल्यू कम हो जाए, P50 वैल्यू कम हो जाए तो भी राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और DPG कम हो जाए तो भी लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो बेटा ये कर्व जो है राइट साइड में कब जा रहा है और लेफ्ट साइड में कब जा रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बस ये हमें याद रखना अच्छे से कि कर्व जो है राइट साइड में जा रहा है
तो क्यों जा रहा है, कर्व अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कर्व अगर नॉर्मल है, नॉर्मल कर्व है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मल है अगर, यानी कि सिग्मॉइड है, तो कब है। अब यहाँ पे देख करके ये बात तो समझ में आ गई होगी। एक बात समझ में, ये P50 वैल्यू क्या है और DPG क्या है, जरा सा इसको भी जानिएगा। अभी हम पहले आपको बताते हैं P50 वैल्यू क्या है। देखो P50 वैल्यू का मतलब क्या है, यही समझ लीजिए, जैसे बताते हैं P50 वैल्यू। P50 वैल्यू का मतलब होता है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। इट इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू सैचुरेट 50% हीमोग्लोबिन, यानी कि 50% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड P50 वैल्यू। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये होगा कि P50 वैल्यू क्या है, P50 वैल्यू का मतलब होता है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू सैचुरेट 50% हीमोग्लोबिन, यानी कि एक प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा को ही हम P50 वैल्यू बोलते हैं। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का मतलब है जब ऑक्सीजन की कमी होगी तभी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लेते हैं, सपोज कीजिएगा, जैसे यहां पर ये है HbO2 है, तो ये HbO2 कब होगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा और CO2 जब कम होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा तभी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा वो, ठीक है। जब CO2 कम होगा, और CO2 कम होने का मतलब क्या है, pH वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी ब्लड की, और इसका मतलब है H आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यही सिचुएशन होगा उसमें। अगर अब जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसके साथ जुड़ेगी, वो टूटेगी नहीं, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। और अगर मान लेते हैं, सपोज कि ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ऑक्सीजन है कम, इसका मतलब क्या हुआ कि CO2 होगा ज्यादा। CO2 ज्यादा मतलब pH वैल्यू क्या होगा, CO2 ज्यादा का मतलब है, CO2 ज्यादा मतलब एसिड ज्यादा, एसिड ज्यादा मतलब pH कम, pH कम मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा। यहाँ पर क्या है, CO2 कम, CO2 मतलब एसिड कम, एसिड कम का मतलब है pH ज्यादा हो जाएगा, pH ज्यादा मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अगर CO2 को हम कह सकते हैं कि CO2 मान लेते हैं कम है, अगर CO2 कम है तो pH ज़्यादा हो जाएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और CO2 ज़्यादा है तो pH कम हो जाएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है तो इसके इफेक्ट से क्या होगा, ये ऐसे करके ऑक्सीजन अलग हो जाएगी हीमोग्लोबिन से, क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, सीधी सी बात है। हम कह सकते हैं यहाँ पे CO2 क्यों ऐसा हो, कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, और कह सकते हैं कि pH वैल्यू जो है इसकी कम हो जाएगी, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। और ये भी सच है कि जब ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो ये टूट रहा है, और जब ये टूट रहा है इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो एफिनिटी है वो कम हो रही है। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम का मतलब है हम कह सकते हैं CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू, ये भी ज़्यादा होगी, कह सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये HbO2 बन जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन कम है तो O2 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, O2 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी मतलब P50 वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि O2 की रिक्वायरमेंट को P50 वैल्यू कहते हैं। तो P50 वैल्यू क्या होता है ये आपने जान लिया, P50 वैल्यू क्या होता है ये आपने जान लिया, बोहर इफेक्ट क्या होता है ये आपने जान लिया, और क्यों ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है ये आपने जान लिया, वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है ये भी आपने जान लिया।
ये कर्व राइट साइड में कब जाता है, लेफ्ट साइड में कब जाता है, ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए भैया, अब बात आती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बाद, और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि अगर 25 mmHg ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है। अपनी एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, जो ग्राफ दिया है उसमें बना हुआ है। अगर मान लेते हैं PO2 होती है कम 13.5 mmHg, तो केवल 25% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है। अगर ये PO2 होता है 40 mmHg, तो 75% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 100 mmHg, तो ये 97% तक हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है। इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कब कितना हो रहा है, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना हो रहा है, कब हो रहा है। और पार्शियल प्रेशर होने पर, अगर मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर 25 mmHg है, तो 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रहा है। और अगर 40 है तो 75% और 100 है तो 97%। ओके, यहां थोड़ा सा चेक करिए, मिस्टेक हो रही है। अगर ये 10 mmHg है, सॉरी, तो ये जाकर के करीबन 13.5% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है। तो कब कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो रहा है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से, राइट। यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, इसमें आपको जो दिमाग में रखना है वो ये रखना है, दिस वैल्यू। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 25 mmHg है, तो 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है। इस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को हम कहते हैं P50 वैल्यू, ध्यान रखिएगा। इस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को कहते हैं P50 वैल्यू। अगर मान लेते हैं ऐसा होता है, अगर 100 mmHg है क्या, PO2 है ना, अगर PO2 100 mmHg है तो 97% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहां देखिएगा कि अगर इतने परसेंट हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से इसको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा CO2 चाहिए, है ना, मच मोर CO2 रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट HbO2, which is impossible, which is not possible। जब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्या पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसका डिसोसिएशन, यानी कि HbO2 डिसोसिएशन, ये इसका डिसोसिएशन नहीं होता। इसका मतलब है अनलोडिंग ऑक्सीजन की नहीं हो पा रही है, अनलोडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं हो पा रही है। अनलोडिंग का मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना। जब अनलोडिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए फर्दर लोडिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाए। अनलोडिंग का मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग कर देना, है ना, इसका ऑक्सीजन को अलग कर देना, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोडिंग का मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। और जब लोडिंग नहीं हो पा रहा है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ भी नहीं पाएगा, तो क्या होता है, जो पर्सन है
वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में आप अच्छे से रखें कि अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन होने के बाद भी वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन 97% तक सैचुरेटेड है और वो अलग नहीं हो रहा है। जब भाई हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होगा तभी ऑक्सीजन के पास खाली जगह मिलेगी, जब हीमोग्लोबिन के पास खाली जगह मिलेगी, और जब हीमोग्लोबिन के पास खाली जगह मिलेगी तभी उसमें और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ पाएगी, इनकी लोडिंग हो पाएगी, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यानी कि ऑक्सीजन होने के बावजूद भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ नहीं पा रही है क्योंकि हीमोग्लोबिन खाली नहीं है, पर्सन की डेथ हो जाती है। ये बात भी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि लोडिंग क्या होता है, अनलोडिंग क्या होता है और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कब कितना होता है, ध्यान रखें बेटा इसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो टॉपिक आता है, एक है हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स क्या है, एक आता है हेल्डेन इफेक्ट क्या है, एक है हैम्बर्गर इफेक्ट क्या है। तो पहले आपको बता देते हैं हेल्डेन इफेक्ट क्या है। हेल्डेन इफेक्ट देखो क्या है। देखिए जैसे ये लंग्स का एयर सैक है, राइट, ये क्या है, एल्वियोलस लंग्स का, और ये मान लेते हैं ब्लड वेसल है। ठीक है, ये मान ले कोई सेल है। अब इस सेल में क्या हो रहा है, इस सेल में ऑक्सीजन जो होती है वो फूड से रिएक्शन करती है और फूड से रिएक्शन करके CO2 बनाती है, जैसा कि आपको मालूम है ये CO2 यहाँ पे आ जाती है, साथ में वाटर बनता है और साथ में एनर्जी बनती है। ये जो CO2 आता है, इस CO2 के बारे में आपको हम बता दें। ये CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी है ना, और ये HBCO2 के रूप में भी है और प्लाज्मा के साथ में भी है। प्लाज्मा के साथ में कम है, इसके रूप में भी कम है, सबसे ज़्यादा CO2 इसमें। ये सारी CO2 बेटा यहाँ पे आती है कंपाउंड, और जब ये कंपाउंड यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा भी यहाँ पर आ गया लंग्स की सरफेस पर, HBCO2 भी यहाँ पर आ गया और सोडियम बाइकार्बोनेट भी आ गया, तो इन सब चीज़ों से CO2 निकलती है और वो CO2 निकल के यहाँ पे आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ से एक्चुअल में ऑक्सीजन जो आती है इधर, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर जाती है और ये बनाती है HbO2। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? समझिएगा। तो इसके बनने के कारण ये फ्री हो रहा है, CO2 यहां से फ्री हो रहा है और वो लंग्स में जा रहा है। समझ गए बेटा? इस बात को ध्यान रखें, मतलब इसका असर है, ये एक्चुअली में इसका इफेक्ट है, ये HbO2 का इफेक्ट है, ये टूट रहा है। समझ गए बेटा? यानी कि इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ HbO2 in releasing CO2 from deoxygenated blood to alveoli। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वेलाई की ओर ये चला जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सीजन, ये CO2। ऐसा क्यों होता है? आपको मालूम है कि HbO2 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या है, H+ रिलीज होंगे, ये HbO2 के साथ कह सकते हैं HCO3 के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं और कार्बोनिक एसिड से फिर CO2 निकलता है और CO2 सीधे एल्वेलाई में चला जाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड से CO2 निकल के सीधे चला जाता है। अब जैसे कार्बोनिक एसिड हम कह सकते हैं
ये जो CO2 है, यहाँ से H+ निकला और बाइकार्बोनेट देखो यहाँ पर है, ये बाइकार्बोनेट और ये H+ आयन जुड़ जाएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, वहाँ से CO2 निकल के इसमें चला जाएगा। हम ऐसे ही बता सकते हैं कि जो CO2 कंटेनिंग कंपाउंड है, इनसे CO2 निकल के सीधे इसमें जा रहा है और ऐसा हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? HbO2 इसके पीछे कारण होता है। सो दिस इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट, और इसी को कहते हैं क्रिश्चियन इफेक्ट, और इसी को कहते हैं डगलस इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट भी इसी को कहते हैं, क्रिश्चियन इफेक्ट भी इसी को कहते हैं, डगलस इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। और इस तरीके से बेटा ये आपका हेल्डेन इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखें इसके आगे। हेल्डेन इफेक्ट भी कहते हैं इसको, डगलस इफेक्ट भी कहते हैं इसको, और क्रिश्चियन इफेक्ट भी कहते हैं इसको। पॉपुलर नेम है इसका हेल्डेन इफेक्ट। अब हम इसके बाद हेल्डेन इफेक्ट के बाद बात करते हैं क्लोराइड शिफ्ट की। देखें, जैसे ये आरबीसी है और ये ब्लड वेसल है, यहां मान लेते हैं ब्लड प्लाज्मा है, दिस इज प्लाज्मा। आपको मालूम होना चाहिए CO2 और वाटर का रिएक्शन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में और H2CO3 बनता है। ये कार्बोनिक एसिड से H+ आयन अलग होता है और बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को पार करके बाहर आ जाता है बाइकार्बोनेट, और बाहर NaCl होता है प्लाज्मा में। ये बाइकार्बोनेट इस Na के साथ जुड़ जाता है और बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में आपको मालूम है 70% CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है ना। ये 70% ट्रांसपोर्ट CO2 का इसी रूप में होता है। ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड इधर आ जाता है। ठीक है, ये क्लोराइड आयन इधर आ गया, यहाँ पर आ गया। चूंकि ये आरबीसी, आपको मालूम है इस आरबीसी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इस आरबीसी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, और इसमें पोटेशियम भी होगा, इसमें ये भी है। तो अब क्या होता है, ये जो सेल होती है, सेल को चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके साथ में ये H जुड़ जाएगा, यानी ये H और ये H, ये हीमोग्लोबिन और ये H, यहाँ बन जाएगा H, Hb और CO2। ऑक्सीजन इधर आ गया, हीमोग्लोबिन जो था वो हीमोग्लोबिन H के साथ जुड़ गया, Hb बन गया और CO2 के साथ जुड़ गया। ये जो आप पोटेशियम देख रहे हैं, ये पोटेशियम इसके साथ आ जाएगा, पोटेशियम इसके साथ आ जाएगा। ये दोनों मिलकर के बना देंगे क्या? KCl। तो आप देखिएगा यहां पर ये K कहां से आ गया? ये वाला K। ये कह रहा है, तो क्लोराइड का आरबीसी के अंदर आना और बाइकार्बोनेट का आरबीसी के बाहर निकलना, यही क्लोराइड शिफ्ट है। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये मेम्ब्रेन को पार करके इधर आता है बाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो क्लोराइड शिफ्ट है ना, इसी को हम कहते हैं हैम्बर्गर इफेक्ट। हैम्बर्गर इफेक्ट, इसी को कहते हैं हैम्बर्गर इफेक्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बात। आगे देखें बेटा, इसके बाद में क्लोराइड शिफ्ट के बाद में अब नंबर आता है हेरिंग बीवर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। ये क्या होता है देखें, हेरिंग बीवर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, जरा समझिएगा। जब लोग सांस लेते हैं तो इंस्पायरेशन करते हैं और फिर एक्सपायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं ऐसे, और एक्सपायरेशन करते हैं तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो जो एयर लंग्स में जाती है वो ब्रोंकाई के थ्रू जाती है और ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जाती है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग में, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी जो दीवार होती है, इसकी जो दीवार होती है, इसकी दीवार में पाए जाते हैं
वाल विद इसकी दीवार में पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि इसकी दीवार में पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो अगर सपोज कि ज़्यादा मान लो इंस्पिरेशन हो रहा है और इंस्पिरेशन होके रह गया, यानी लंग्स के अंदर एयर जा रही है, तो फेफड़े कब तक खींचेंगे, कब तक फूलेंगे? तो जब फेफड़े फूलते चले जाएंगे तो स्ट्रेच रिसेप्टर को पता चल जाता है, ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना। ओवर इंस्पिरेशन जब होता है, ओवर इंस्पिरेशन होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिवेट ऑन ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स। तो क्या होता है, यहां से नेगेटिव सिग्नल पैदा होते हैं। नेगेटिव सिग्नल, वो नेगेटिव सिग्नल जो होते हैं वेगस नर्व के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू नेगेटिव सिग्नल कहाँ जाते हैं? ये नेगेटिव सिग्नल चले जाते हैं सीधे रेस्पिरेटरी सेंटर में। रेस्पिरेटरी सेंटर को बताया जाता है कि भाई देखिए ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, इसको रोकिए, इंस्पायरेशन ज़्यादा हो रहा है, इंस्पायरेशन को कम करिए, इंस्पायरेशन को कम करिए। तो यहाँ से यानी कि यहाँ पर जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है, यहाँ से इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है बेटा। यहाँ से फिर मैसेज आता है, मैसेज आता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के लिए। इनमें जो इनको रिलैक्स करने के लिए, इनके लिए, और डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं, डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं, इन दोनों के रिलैक्सेशन के लिए ये सिग्नल जाते हैं, नेगेटिव सिग्नल टू रिलैक्स, टू रिलैक्स दिस मसल एंड दिस मसल। इनका जब रिलैक्सेशन होता है तो इंस्पायरेशन रुक जाता है, और इंस्पायरेशन होने से फिर क्या होता है, एक्सपायरेशन चालू हो जाता है ना। इंस्पायरेशन रुक जाएगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन स्टॉप हो जाएगा और एक्सपायरेशन चालू हो जाएगा, एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगा और ओवर स्ट्रेचिंग रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर का स्टिमुलेट हो जाना, यही हैरिंग वीवर रिफ्लेक्स कहलाता है। हैरिंग वीवर रिफ्लेक्स क्या है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर का स्टिमुलेट कर जाना, ये हैरिंग वीवर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स होता है। तो इनकी वाल से जो रिसेप्टर होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग से, लंग्स की ओवर स्ट्रेचिंग से नेगेटिव सिग्नल वेगस नर्व के जरिए रेस्पिरेटरी सेंटर में जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर से मैसेज आता है, मैसेज आता है टू कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी टू रिलैक्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, मतलब जिन मसल के कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पायरेशन होता था उन मसल को रिलैक्स करने के लिए आदेश आता है। ये रिलैक्स हो जाती है और इंस्पायरेशन रुक जाता है और एक्सपायरेशन चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हैरिंग वीवर रिफ्लेक्स क्या होता है, आपने ये भी जान लिया। अब देखिए इसके आगे, इसके आगे है ब्रीदिंग रेगुलेशन। जरा समझिए इसको भी बेटा। अब देखो बेटा, इसके बारे में आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या है? इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को रेगुलेट करना। देखिए एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर,
इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका जो रेगुलेशन है बाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये होता है। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास इसकी डॉर्सल साइड पर एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ऐसे वेंट्रल साइड में होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और एक होता है पॉन्स वेरोलाई, इसको कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स वेरोलाई पर। पॉन्स वेरोलाई क्या होता है जरा समझिए इसके बारे में, एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जो डोर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, यहां से सिग्नल जाते हैं और वो सिग्नल जाते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम की मसल, है ना। डायफ्राम की जो रेडियल मसल होती है, रेडियल मसल, तो इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोड़े से केस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंस्पिरेशन हो जाता है। समझिए बेटा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने से फिर इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। ये होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से अथवा रिलैक्सेशन से, जब जरूरत है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पायरेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पायरेशन होगा और रिलैक्सेशन होगा तो एक्सपायरेशन होगा। नॉर्मल सिचुएशन में जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है वो यहां से जो सिग्नल जाते हैं मसल्स के लिए, उनके द्वारा होता है। समझ गए भाई। अब हम बात करते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के द्वारा। जब इसके सिग्नल आते हैं तो इसके सिग्नल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक्सपायरेशन के लिए स्पेशली होता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इसको रिलैक्स कराएगा और डायफ्राम की जो रेडियल मसल होती है, रेडियल मसल जो होती है इसको रिलैक्स कराएगा। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और एब्डोमिनल मसल जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। इनके रिलैक्सेशन से भी एक्सपायरेशन होता है। तो स्पेशली एक्सपायरेशन के लिए हम कह सकते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एबनॉर्मल कंडीशन में जो होता है, बात को समझिएगा। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो एबनॉर्मल सिचुएशन में जब होता है, हम ये कह सकते हैं कि डायफ्राम की मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और मसल्स ऑफ डायफ्राम, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशंस में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं
जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो नॉर्मल सिचुएशन में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एबनॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं इंस्पायरेशन होगा, एक्सपायरेशन होगा, लेकिन होता है ड्यूरिंग एनहेंस कंडीशन, ड्यूरिंग एनहेंस कंडीशन, या कह सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस। यहां पर क्या था, यहां पर इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता था, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता था, इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता था, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता था नॉर्मल सिचुएशन में। स्पेशली यहां पर इंस्पायरेशन की बात करते हैं, इन नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, यहां पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की बात कर रहे हैं। अब बात आती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये होता कहाँ है, पोन्स वेलोलाई। ये पोन्स वेलोलाई क्या होता है, ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, और इस पोन्स वेलोलाई के ऊपर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या काम करता है, इससे जो सिग्नल होते हैं, यहां से सिग्नल जो होते हैं, यहां से सिग्नल जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो इसके जो सिग्नल थे यहां से सिग्नल जाते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम की मसल्स, डायफ्राम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल जाते हैं, जिससे कि इंस्पायरेशन टाइम, इंस्पायरेशन जो पीरियड होता है वो कम हो जाता है, और हम कह सकते हैं ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है। यानी कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जिसको हम पोन्स वेलोलाई कहते हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर की ओर होता है, डोर्सल साइड में होता है, उससे इम्पल्स जाते हैं एक प्रकार से इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के, और रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं ब्रीदिंग को और टाइम ऑफ इंस्पिरेशन को। रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं ब्रीदिंग को और टाइम ऑफ इंस्पिरेशन को। टाइम ऑफ इंस्पिरेशन और ब्रीदिंग कंट्रोल होता है। ये सिग्नल कहां से आ रहे हैं, पोन्स वेलोलाई से। कहां आ रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी कहां पे आ रहे हैं बेटा, इस जगह पर आ रहे हैं, इस जगह पर आ रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा की जगह पे। इनकी यहां से सिग्नल आते हैं, ये कह सकते हैं डोर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इंस्पायरेशन रेट और ब्रीदिंग कंट्रोल किया जाता है। तो किस तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के द्वारा, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल साइड में पाए जाने वाले डोर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन से, वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन से या पोन्स वेलोलाई से ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, आपने पूरी तरीके से देख लिया अच्छे से। अब इसके बाद बचता है केवल रेस्पिरेटरी जो डिसीज़ है उनके बारे में। बाकी चैप्टर एकदम कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। अभी रेस्पिरेटरी डिसीज़ भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल के भी बता देते हैं इसको भी। थैंक यू।